ओके, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, तो लिहाजा हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो जैसे कि किसी भी प्रोसेस की कोई एक डेफिनेशन होती है, तो अ सीरीज ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस which it is utilized to combust or oxidize the organic substances into carbon dioxide and water definitely, and during this process carbon dioxide will be released और energy भी इसके साथ produce होगी, तो this is known as respiration। ये जो हम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं, ये वही ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो कि प्लांट्स में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस होते हैं, और रेस्पिरेशन में इन्हीं की ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से हमें एनर्जी जो है वो मिलती है। मतलब पहले एनर्जी स्टोर्ड होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ओवरऑल जैसे आप फोटोसिंथेसिस को भी एक रिएक्शन की फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट वी नो दैट कि सो मच डिटेल्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन इट। Similarly, for respiration, if you want to express it in a single equation, so you can express it like presented in this slide. That C6H12O6 plus 6 molecules of oxygen are required to completely combust this glucose molecule into carbon dioxide, water, and energy. Now, what are the substrate of respiration? We all, whenever we started talking about respiration, we say that it started from glucose. लेकिन ये नेसेसरी नहीं है, हमेशा जो सबस्ट्रेट है वो ग्लूकोज ही नहीं होता, कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। जैसे कि ग्लूकोज सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली है, क्योंकि जो इसकी आप कह लें कि जो डिस्कवरी है दैट इज़ आल्सो रिलेटेड टू ग्लूकोज, और इसी वजह से इसको ग्लाइकोलिसिस का नाम भी इसीलिए दिया गया, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन की ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, तो इस वजह से समझा जाता है कि शायद ये ग्लूकोज से ही स्टार्ट होती है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। इसका सबस्ट्रेट कोई भी कार्बोहाइड्रेट जो है वो हो सकती है, जैसे डाइसैकेराइड्स भी हो सकती हैं, सुक्रोज है, लैक्टोज है, ट्राइफॉस्फेट्स हो सकती हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस होती हैं। जैसे आपने ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पढ़ा, वो भी इसके अंदर एंटर हो सकता है, रेस्पिरेशन उसकी हो सकती है। फ्रुक्टोज की रेस्पिरेशन हो सकती है। फ्रुक्टोज भी ग्लूकोज की तरह ही कार्बोहाइड्रेट है, 6 कार्बन कंटेनिंग है। लिपिड्स की रेस्पिरेशन हो सकती है, और इसी तरीके से ऑर्गेनिक एसिड्स की, जैसे पायरुविक एसिड है, उसकी रेस्पिरेशन हो सकती है। और उसके अलावा प्रोटीन जो है वो भी रेस्पिरेशन में एंटर हो सकते हैं, उनकी भी कंबस्शन हो सकती है। टाइप्स क्या रेस्पिरेशन की, एज आई टोल्ड यू इन द इंट्रोडक्शन कि देयर आर 2 मेन टाइप्स। एक को हम कहेंगे एनारोबिक और दूसरे को हम एरोबिक कहेंगे, डिपेंडिंग ऑन कि आया ऑक्सीजन अवेलेबल है तो हम कहेंगे दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन, और इसमें कंप्लीट कंबस्शन होगी। और एनारोबिक जो है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इनकम्प्लीट कंबस्शन होगी, 2 स्टेप्स में ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आप रिप्रेजेंट करें एरोबिक रेस्पिरेशन को, तो हम इसको 4 स्टेप्स के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा कि इसका पहला स्टेप होगा ग्लाइकोलिसिस, उसके दौरान में पायरुविक एसिड प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट स्टेप होगा पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन, इससे एसिटाइल कोए प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट स्टेप क्रेब्स साइकिल है, जिसमें एसिटाइल कोए एंटर होके और डिफरेंट जो है आप कह लें कि FADH और NADH एनर्जी कंटेनिंग जो कंपाउंड है वो बनाएगा, और डायरेक्टली ATP को भी ये रिलीज कर सकता है। और एट द एंड जो है यही NADH और FADH जो है ये फिर रन होंगे इन द ETC, और उस दौरान में एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP विल बी प्रोड्यूस्ड। एरोबिक रेस्पिरेशन को अगर इसी के साथ कंपेयर करें, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि इसमें इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। तो दिस कैन बी फर्दर डिवाइडेड इन स्टेप्स। वन इज द ग्लाइकोलिसिस, जस्ट लाइक द एरोबिक रेस्पिरेशन, बिल्कुल उसी तरीके से सेम स्टेप सेम एवरीथिंग इसके अंदर भी होगी। और ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोडक्ट आएगा पायरुविक एसिड, उसकी फर्दर फिर ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीजन तो अवेलेबल नहीं है, ग्लाइकोलिसिस के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, तो ग्लाइकोलिसिस का सारा स्टेप तो हो जाएगा, लेकिन पायरुविक एसिड जो है उसकी कंबस्शन जो है वो नहीं हो सकेगी, और उसके बाद ये एंटर हो जाएगा इनटू द फर्मेंटेशन प्रोसेस व्हिच डज नॉट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। और फर्मेंटेशन से फिर कुछ आप कह लें कि बची कुछ ही एनर्जी जो है, ताकि बिल्कुल ही जो है आप कह लें कि ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही एनर्जी प्रोड्यूस ना हो, तो फिर जो आप कह लेंगे थोड़ी बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उसके जरिए रिलीज होगी, दैट इज सफिशिएंट फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनमें फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, तो उनके लिए वो सफिशिएंट होती है। लेकिन हाई प्लांट्स और हाई ऑर्गेनिजम्स के लिए ये एरोबिक जो है ये सिर्फ उसकी रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकती है, ना कि एनारोबिक, ऑल्दो एनारोबिक कैन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द हाई प्लांट्स एज वेल। तो ग्लाइकोलिसिस जो है इसको अगर हम देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि इसको ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं है, ये एरोबिक में भी हो रही है, एनारोबिक में भी हो रही है। और तो इसके बारे में बिलीव किया जाता है कि ग्लाइकोलिसिस और जो फर्मेंटेशन है, जो एनारोबिक टाइप जो रेस्पिरेशन है,
इसके बारे में बिलीव किया जाता है कि ये जो करंट रेस्पिरेशन की जो मैकेनिज्म है बेसिकली ये इसी से इवॉल्व हुआ है। इन अदर वर्ड्स कि ये प्रिमिटिव टाइप की रेस्पिरेशन की किस्म है कि जिस तरह पहले यही होती थी और अब जो है जो फ्यूचर में इवॉल्व होकर जो रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म आया है वो इसी से इवॉल्व हुआ है। तो दो दो आप कह लें कि आइडियाज हैं जो कि इसको दो ऐसे आप कह लें कि स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो कि इसको इन आइडियाज को जो है वो सपोर्ट करते हैं, जिनमें फर्स्ट क्या है, इनमें फर्स्ट क्या है कि ये जो एंजाइम्स है ना ग्लाइकोलिसिस के और फर्मेंटेशन के, ये एंजाइम्स दीज आर डिसॉल्व्ड इन द साइटोप्लाज्म। तो और वो कहते हैं कि यूकैरियोटिक की जो सेल एवोल्यूशन है उस दौरान में ये इसी के अंदर रहे, मौजूद रहे, यानी कि यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म बन गए, लेकिन जो एंजाइम रिक्वायर्ड थे ग्लाइकोलिसिस के लिए, फर्मेंटेशन के लिए, वो साइटोसोल में ही रहे, वो किसी खास ऑर्गेनल में जाके कैद नहीं हुए। जैसे कि जो हाई प्लांट्स की या हाई ऑर्गेनिज्म की जो यूकैरियोटिक जो रेस्पिरेशन है, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन जो है, उसमें हम देखते हैं कि उनके जो एंजाइम हो वो एक ख़ास किस्म के ऑर्गेनल यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं और वहीं पे कंट्रोल मैनर में उनसे जो है वो एनर्जी रिलीज हो रही होती है, वो यूटिलाइज हो रहे होते हैं फॉर द कंबस्शन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये क्योंकि ये जो ग्लाइकोलिसिस है इसके जो एंजाइम है ये किसी खास ऑर्गेनल में नहीं है बल्कि ये साइटोसोल में ही मौजूद है, और एवोल्यूशन हो भी गई तो भी ये साइटोसोल में ही मौजूद रहे। तो इससे ये हमारा जो आइडिया है कि ये एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज द प्रिमिटिव टाइप, और जो हमारे पहले ऑर्गेनिजम्स थे उनमें ये थी, तो ये उसको सपोर्ट करती है। These enzymes were not enclosed in membranous organelle. As I told you, these glycolysis and both glycolysis and fermentation took place in the cytoplasm. ये भी मैं आपसे बात कर चुकी हूँ। And the origin of the glycolysis and fermentation took place before the evolution of the complex organelles. जब organelles अभी बने भी नहीं है, जैसे कि हम प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करते हैं, सिंपलेस्ट सेल हैं, प्रिमिटिव सेल हैं, तो उनके अंदर तो ऑर्गेनल है ही नहीं, और उनमें उनमें भी रेस्पिरेशन होती है, उनमें भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो दिस इज द प्रिमिटिव टाइप ऑफ द एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर दीज टू प्रोसेसेस। सेकंड जो आप कह लें कि स्कूल ऑफ थॉट है जो कि इस आइडिया को सपोर्ट करती है कि ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन अकर्ड इन द अर्लीस्ट प्रिमिटिव एनवायरनमेंट ऑफ द अर्थ। मतलब एक सोच ये है कि जब ज़मीन बनी तो उस टाइम पे उसमें ऑक्सीजन की इतनी फरावानी नहीं थी जितनी कि इस टाइम पे मौजूद है। एयर की जो इस टाइम पे कंडीशन है, ऑक्सीजन की कंपोजिशन है, 23% जो है ऑक्सीजन पे मुश्तमिल होती है एयर। तो ये कंडीशन शुरू से नहीं थी, जब ज़मीन बनी थी तो तब शुरू से ही ये कंडीशन नहीं थी एयर की, और उस टाइम पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी लेस थी या ना होने के बराबर थी। दैट इज़ वाई एट दैट टाइम जो ऑर्गेनिजम्स थे वो सब के सब ऑक्सीजन के बगैर रेस्पिरेशन का जो है वो प्रोसेस जो है वो करते थे। तो क्योंकि इन दोनों में ही ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, ग्लाइकोलिसिस फर्मेंटेशन, लिहाजा ये प्रिमिटिव टाइप की आप कह लें कि रेस्पिरेशन जो है वो, या ओल्डर टाइप की रेस्पिरेशन जो है वो कहलाती है। Now we'll go for the detail of one by one both of these processes. First of all मैं आपको बताऊंगी steps of the aerobic respiration, और उसके बाद हम एनारोबिक पे स्विच करेंगे। तो एरोबिक रेस्पिरेशन की जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इसके 4 स्टेप्स हैं। ग्लाइकोलिसिस, उसके बाद होगी पायरुवेट ऑक्सीडेशन, उसके बाद होगी क्रेब्स साइकिल, और उसके बाद होगा ETC यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो लेट्स स्टार्ट ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस को जैसे मैंने आपको बताया कि जब इसकी डिस्कवरी हुई, और उसी से इसका नाम भी है, यानी कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन। बट अब क्या आपको पता है कि प्लांट में जब प्लांट में जो प्रेफरेबल सबस्ट्रेट है दैट इज नॉट ग्लूकोज। एज यू पीपल नो कि प्लांट जो है सुक्रोज की फॉर्म में जो फूड है उसको स्टोर करते हैं। पता है ना आपको ये बात कि प्लांट के अंदर सुक्रोज ज्यादा पाई जाती है। तो प्लांट साइंटिस्ट कहते हैं कि इसको ग्लूकोज कहना या ग्लाइकोलिसिस कहना मुनासिब नहीं है इन केस ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स में क्योंकि सुक्रोज इज द मेन सबस्ट्रेट जो कि रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होती है, तो वो कहते हैं कि इसको ग्लाइकोलिसिस नहीं कहना चाहिए, इसको सुक्रोलाइसिस कहना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्योंकि जिस तरह होता है ना कि एक चीज़ एक्चुअल तो कुछ होता है, लेकिन फ्लो में या मतलब कन्वेंशनली और लोगों के इस्तेमाल में कोई टर्म जो है वो और होती है। तो चाहे प्लांट्स में हो रही हो चाहे एनिमल्स की हम बात करें, हम ओवरऑल इसको ग्लाइकोलिसिस ही बोलते हैं। हालांकि अगर आप ट्रूली स्पीकिंग
स्ट्रिक्टली स्पीकिंग मतलब बात करें प्लांट के लिहाज से, तो दैट इज मोर अप्रोप्रिएट जो टर्म है दैट इज सुक्रोलाइसिस नॉट द ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस की इनिशियल जो स्टेप्स हैं, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इनके लिए एक तो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है और ये किसी ऑर्गेनल में भी नहीं होते, ये सिंपली साइटोप्लाज्म में इसके एंजाइम्स मौजूद होती हैं और यहाँ पे ये टेक्स प्लेस होती है। तो इसका जो एंड प्रोडक्ट है दैट इज पायरोवेट, और स्टार्ट ये होती है जैसा कि अब क्योंकि हम ग्लूकोज से ही स्टार्ट लेंगे तो ग्लूकोज से इसका स्टार्ट होगा और एंड प्रोडक्ट जो है वो पायरोवेट। अब ये ग्लूकोज से पायरोवेट कैसे बनती है, इसके लिए मैं इसकी थ्योरी को स्किप कर रही हूँ और डायरेक्टली मैं आपको लेकर जा रही हूँ इसके प्रोसेस के ऊपर, क्योंकि वही यही जो बात मैं आपको बताऊंगी यही इसकी थ्योरी में भी लिखी हुई है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम ग्लूकोज, starting from glucose, the first enzyme which convert the glucose into glucose 6-phosphate in the presence of you can say by utilizing one ATP molecule is hexokinase। ये बात शायद मैंने आपको पहले भी बताई है जब कैल्विन साइकिल हमने पढ़ा था कि काइनेज एंजाइम जब आ जाए नाम, अच्छा पीछे उसका जो आप कह लें कि सुफिक्स है और सॉरी प्रीफिक्स है वो चेंज हो सकता है, लेकिन जो नाम है एंड वाला जो नाम है वो इंडिकेट करेगा कि ये प्रोसेस एंजाइम क्या करता है। तो काइनेज एंजाइम हमेशा एडिशन ऑफ फॉस्फेट करता है। तो जब एडिशन ऑफ फॉस्फेट करेगा तो ज़्यादा खुद से तो इसने फॉस्फेट को देनी नहीं है, तो उसके लिए फिर कोई सोर्स चाहिए होगा एंड दैट सोर्स इज यूजुअली एटीपी। तो जब भी काइनेज एंजाइम अपना काइनेज की एक्टिविटी करवाता है यानी कि फास्फोराइलेशन करवाता है तो फिर ये एटीपी को कंज्यूम करता है। तो जस्ट लाइक दैट हेक्सोकाइनेज जो है वो ग्लूकोज की वजह से इसको हेक्सो का नाम दिया हुआ है, यानी कि किसी भी 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड पे ये एंजाइम एक्ट कर सकता है। यहाँ पे ये ग्लूकोज है और उसको एटीपी की मौजूदगी में मैंगनीज की आयन की मौजूदगी में विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6-phosphate, मतलब एक फॉस्फेट की इसमें एडिशन कर देगा। Glucose 6-phosphate then will utilize another enzyme phosphohexose isomerase। phosphohexose इसके सबस्ट्रेट के नेम से है और isomerase एंजाइम वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कैल्विन साइकिल में कि आइसोमेरेज एंजाइम जो है वो आइसोमर, दो आइसोमर को आपस में इंटर कन्वर्ट करता है। तो ग्लूकोज 6-phosphate इज एन आइसोमर ऑफ फ्रुक्टोज 6-phosphate, ये उसमें इसको कन्वर्ट कर देगा इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन और इसके लिए कोई और चीज रिक्वायर्ड नहीं है। देन उसके बाद फ्रुक्टोज 6-phosphate जो है दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 1,6-bisphosphate एंड दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल एज वेल, क्योंकि इसका एंजाइम जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। क्योंकि ये एंजाइम जो है अभी तो मैं आपको इसके बारे में नहीं बताऊंगी, लेकिन हायर क्लासेस में आप देखें कि रेगुलेशन ऑफ द ग्लाइकोलिसिस में ये एंजाइम प्ले अ की रोल इन द रेगुलेशन कि आया ग्लाइकोलिसिस होगी या नहीं होगी। तो फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज इस एंजाइम का नाम है। जैसे कि अगेन काइनेज आ गया है तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि ये एटीपी को यूटिलाइज करेगा और इस दौरान में पहले एक फॉस्फेट थी इसके पास, अब इसके पास 2 फॉस्फेट हो जाएंगे। पहले 6 फॉस्फेट था अब 1,6-bisphosphate सॉरी डाइफॉस्फेट हो जाएगा। उसके बाद जो है फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो है ये एल्डोलेज एंजाइम की मौजूदगी में, एल्डोलेज एंजाइम की मौजूदगी में दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। पहले ये 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड था लेकिन यहाँ पे ये 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। अच्छा 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड कौन कौन से हैं जो कि इससे प्रोड्यूस हो सकते हैं, दो वो भी आपस में एक दूसरे के आइसोमर है। ये सेम आइसोमर है जो आपने कैल्विन साइकिल में भी पढ़े थे, ये वही आइसोमर है और सेम एंजाइम के जरिए ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है, यानी कि कैल्विन साइकिल वाले ही एंजाइम के जरिए वो यहाँ पे भी इस्तेमाल हो सकता है और इसको आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकता है। और वो सेम कौन इनका नाम है डाइहाइड्रोक्सीसीटोन 3-phosphate एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate। आप रिकॉल करें ये कैल्विन साइकिल वाले ही ट्रायोज फॉस्फेट हैं और सेम एंजाइम इसमें इस्तेमाल होगा फास्फोट्रायोज आइसोमेरेज एंजाइम, जो कि इनको आपस में ये आपको रिवर्सिबल का निशान नजर आ रहा होगा जो कि प्रेजेंट कर रहा है कि ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। इसके बाद चाहे ये डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट हो जो कि एक कीटोन है या ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate जो कि एक एल्डिहाइड है, दोनों में से कोई भी फॉर्म जो है वो फर्दर सेम एंजाइम ट्राइयोस फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम को इस्तेमाल करेगी। और डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है इसकी भी मैं आपको पहचान बता दूं ताकि आपको इसको याद करने में आसानी हो कि ये या तो ये हाइड्रोजन को ऐड कर रहे होते हैं या ये हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे होते हैं। जब हाइड्रोजन को ऐड कर रहे होते हैं तो या NADH बनाएंगे या FADH बनाएंगे या NADPH ये बना सकते हैं।
और जब हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे होंगे तो इन्हीं तीनों को एज जो है वो सोर्स के तौर पे इस्तेमाल भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो डिहाइड्रोजन एंजाइम की ये खूबी है। तो आप इसमें नोट कर सकते हैं कि ये ट्राइओस फॉस्फेट डिहाइड्रोजन एंजाइम यहाँ पे एक NADH को बना रहा है, NAD से NADH को बना रहा है, और उसके बाद इसको कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि चाहे डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट है, चाहे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, इसको कन्वर्ट कर देगा 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट में। 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट में भी कोई फर्क नहीं है फार्मूला के लिहाज से कि इसमें बस 2 फॉस्फेट आ जाएंगे और इसमें इन दोनों में एक एक फॉस्फेट था, तो अगर इसमें कन्वर्ट होंगे तो 2 फॉस्फेट इसके पास आ जाएंगे। और आप नोट कर रहे हैं कि एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसको एडिशनली दी जा रही है इस मकसद के लिए। उसके बाद जो एंजाइम है वो है ग्लिसरेट काइनेज और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज, दोनों तरह से इसको कह सकते हैं। मैग्नीशियम आयन इसको रिक्वायर्ड होगा और यहाँ पे ये एक ATP को बनाते हुए 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट को 3 फॉस्फोग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि एक फॉस्फेट इसमें से रिमूव हुआ है और वही फॉस्फेट ADP को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से कंबाइन करेगा और ATP बना देगा। और इसके बाद जो है ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है ये फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज, अब रिकॉल करें अगेन कैल्विन साइकिल को, वहां पे जो म्यूटेज एंजाइम था वो पोजीशन को चेंज करता था। तो यहाँ पे भी ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट, तो दोनों में फर्क क्या है, एक में 3 नंबर पे फॉस्फेट है, दूसरे में 2 नंबर पे फॉस्फेट होगी, कार्बन नंबर 2 पे के साथ फॉस्फेट अटैच हो जाएगी। तो सिर्फ इसने पोजीशन को जो है वो चेंज किया है फास्फोरस की, अदरवाइज सेम कंपाउंड है, सेम उसके अंदर कार्बन एंड ईच एंड एवरीथिंग विल बी सेम। देन उसके बाद एंजाइम है इनोलेज, जो कि 2 फॉस्फोग्लिसरेट को पैक्ट करेगा, एज सबस्ट्रेट लेगा और उसको फास्फोइनोल पेप में कन्वर्ट कर देगा। ये वही पेप है जो आपने C4 पाथवे में भी पढ़ा था, ये वही पेप है जो आपने कैम पाथवे में भी पढ़ा था, और ये पेप जो है ये यहाँ पे भी बन सकता है विद द हेल्प ऑफ इनोलेज एंजाइम इन द ग्लाइकोलिसिस। और इस दौरान में इसको मैग्नीशियम आयन चाहिए होगा और साथ में एक वाटर मॉलिक्यूल विल बी रिलीज्ड, और फास्फोइनोल पायरुवेट पेप जो है फाइनली विल बी कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट। एंजाइम है पायरुवेट काइनेज और ये यूटिलाइज करेगा एक ATP को एंड ये प्रोड्यूस करेगा एक ATP को और दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट। तो यहाँ तक तो था जो प्रॉपर प्रोसेस है कि जिसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स हैं। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ से लेकर, यानी कि जब डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट या ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है, यहाँ से लेकर पायरुवेट बनने तक जो जितने भी रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं और जितने भी एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, ये सब के सब एंजाइम्स जो हैं ये रिवर्सिबल रिएक्शन करवाने की अहलियत रखते हैं। यानी कि अगर ये यूं चल के पायरुवेट बना सकता है तो इसी का रिवर्स चल के ये दोबारा से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी बना सकता है, और इसी वजह से ये रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। लेकिन अगर आप स्पेशली फर्स्ट 3 स्टेप्स को अगर गौर से देखें, जैसे कि ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होना, 6 फॉस्फेट का फ्रुक्टोज में और उसके बाद फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होना, ये जो रिएक्शंस हैं इनमें आपको डबल एरो नजर नहीं आ रहा होगा, मीन्स के ये जो रिएक्शंस हैं दीज आर इरिवर्सिबल रिएक्शंस, और ये जो हैं बाकी के जो रिएक्शंस हैं ये सारे रिवर्सिबल रिएक्शन हैं। नाउ आई होप कि ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स आपको समझ में आ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं एनर्जी की। बहुत सारे स्टेप्स में आपने देखा कि एनर्जी इस्तेमाल हो रही थी इन द फॉर्म ऑफ ATP, और बहुत सारे स्टेप्स में आपने देखा कि एनर्जी इज आल्सो प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड आल्सो इन द फॉर्म ऑफ NADH, क्योंकि ये भी जब ETC पे रन होगा तो इससे भी ATP ही प्रोड्यूस होने हैं। तो हम कंसिडर करते हैं कि ये चलते फिरते ATP के पैकेट्स हैं, ठीक है। अब ये मुझे वापस जाना पड़ेगा। एक ही है, स्टूडेंट्स कौन से हैं बेटा जिनको लेटन करना है, एक ही है। और अब देखिए ना पढ़ाते हुए फिर डिस्टर्बेंस होती है, इसलिए मैं कहती हूँ जब आपको कहा जाए तो टाइम, अब देखिए आधा घंटा गुजर चुका है और ऑलरेडी मैं आपको टाइम देती हूँ कि आप आ जाएं तो मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूँ। ओके चले हम अब एनर्जी के लिहाज से बात करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ स्टेप्स हैं जिनमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और कुछ हैं जिनमें एनर्जी खर्च हो रही है। तो पहले हम खर्च वाले जो एनर्जी खर्च करने वाले स्टेप्स हैं उनको देख लेते हैं। उनमें अगर हम बात करें तो 2 स्टेप्स ऐसे हैं कि जहाँ पे एनर्जी जो है दिस इज यूटिलाइज्ड, ठीक है। कौन कौन से हैं? एक तो ये है जहाँ पे ATP जो है वो यूटिलाइज हो रहा है,
और एक ये है जहाँ पे एटीपी जो है वो यूटिलाइज हो रहा है। इसके अलावा कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जहाँ पे एटीपी डायरेक्टली बन रहा है, जैसे कि ये है, ये 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट जो ये भी एटीपी बना रहा है, और इन पेप जो है जो पायरोवेट में कन्वर्ट होता है तो वो भी एटीपी को बनाता है। ठीक है, अच्छा जब रिवर्स होना होगा तो एटीपी को खर्च कर लेगा, जब बनाना होगा तो एटीपी को भी बना देगा साथ में, मतलब पायरोवेट में कन्वर्ट करेगा तो एटीपी को बना देगा, और पेप में कन्वर्ट होगा, बैक रिएक्शन चलेगा तो एटीपी को यूटिलाइज कर देगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम फॉरवर्ड में चल रहे हैं, ग्लाइकोलिसिस को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम बात करें कि ये 2 स्टेप्स ऐसे हैं कि जहाँ पे एटीपी जो है वो बन रही है। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो 2 एटीपी खर्च हो रहे हैं लेकिन 4 एटीपी बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बने थे ना, ये मॉलिक्यूल भी इस प्रोसेस से गुजरा और एक पायरोवेट बना दिया, ये मॉलिक्यूल भी इस पूरे प्रोसेस से गुजरा और एक पायरोवेट बना दिया। तो एक्चुअली 2 एटीपी यहाँ प्रोड्यूस हुए, 2 एटीपी यहाँ प्रोड्यूस हुए, तो टोटल कितने एटीपी प्रोड्यूस हो गए? 4। अब क्योंकि ये सारे रिएक्शंस डबल चल रहे हैं तो NADH भी कितने प्रोड्यूस हुए? 2। तो इस लिहाज से जो टोटल बजट इसका आएगा वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि टोटल बजट में हम कहेंगे कि एटीपी कंज्यूम कितने हुए? 2। एटीपी प्रोड्यूस कितने हुए? 4। मैंने आपको दोनों स्टेप्स बता दिए। NADH कंज्यूम कितने हुए? 0, और NADH प्रोड्यूस कितने हुए? 2। ठीक है, एक और चीज जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी कि मैंने इसके बाद लिखा हुआ है दिस इज इक्वल टू 4 एटीपी। तो इसकी रीजन है जो कि मैं आपको अभी बताती हूँ। पहले मैं इसका बजट जो है वो क्लियर कर दूं। तो टोटल अगर नेट गेन आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी एटीपी गेन्ड आफ्टर द ग्लाइकोलिसिस फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, तो एक तो हमें 2 मॉलिक्यूल पायरोवेट के मिले हैं और दूसरा हमें 6 एटीपी के मॉलिक्यूल मिले हैं। 2 क्योंकि खर्च हो गए तो 4 में से 2 यहाँ पे रह गए, और ये क्योंकि 4 एटीपी के इक्वल था तो 4 ये और 2 ये, तो टोटल 6 एटीपी हमारे नेट गेन है ग्लाइकोलिसिस का। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा है कि ये जो NADH ग्लाइकोलिसिस में प्रोड्यूस होते हैं ये 4 एटीपी के इक्वल होते हैं। हालांकि आप लोगों ने सुना होगा कि 1 NADH इज इक्वल टू 3 एटीपी और 1 NADPH इज इक्वल टू 3 एटीपी, बट हियर आई एम टेलिंग यू दैट इट इज इक्वल टू 4 एटीपी, यानी कि एक जो है वो 2 एटीपी के इक्वल है। तो इसकी रीजन ये है कि ये जो NADH है ये साइटोसोल में प्रोड्यूस हो रहा है। साइटोसोल में ETC नहीं चलता। ETC वो जगह है कि जहाँ पे ऑक्सीजन की मौजूदगी में NADH को इस्तेमाल करके ATP को जनरेट किया जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पे तो चलता नहीं है, वो तो चलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के लिए इसको एक ट्रांसपोर्टर का सहारा लेना पड़ेगा जो कि इसको एंटर करवाएगा इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनल। और माइटोकॉन्ड्रियम में एंटर होने के लिए जिस ट्रांसपोर्टर से ये गुजरता है वो इसको एज इट इज नहीं जाने देता, बल्कि एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी ये इसको ट्रांसपोर्ट करवाता है। दैट इज वाई, क्योंकि एक एटीपी वहां पे इस्तेमाल हो जाता है, तो हम ये कहते हैं कि ग्लाइकोलिसिस में जो NADH प्रोड्यूस होते हैं वो 3 एटीपी के इक्वल नहीं होते, वो 2 एटीपी के इक्वल होते हैं, क्योंकि एक एटीपी उनको ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल हो जाता है। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम आगे चलते हैं। जी बेटा। मैम आपने कहा ना कि एक NADH जो है वो 3 ATP के इक्वल होता है नॉर्मली। यस और मैम एक NADPH कितने ATP के इक्वल होता है? वो भी 3 के इक्वल होता है। ओके मैम। जी, 6 एटीपी के बजट समझ आ गया, ग्लाइकोलिसिस के एंड प्रोडक्ट पता चल गया। यस मैम। ओके बेटा, ये मुझे वैसे ये वाला साइकिल ज़्यादा सिंपल लगता है, बट इट्स अप टू यू। अगर आपको ये पसंद आए जिसमें ये तमाम बातें, ये जो मैं आपसे कह रही थी ना, ये कि यहाँ पे जाके हर चीज़ जो है वो डबल हो जाती है, तो देखिए इस वाले में लिखा भी हुआ है, यहाँ पे आगे ये देखिए 2 मॉलिक्यूल्स 2 मॉलिक्यूल्स 2 मॉलिक्यूल्स एंड एंड पे 2 मॉलिक्यूल्स। तो अगर आपको यहाँ से आसान लगे तो आप यहाँ से कर लें, लेकिन यहाँ पे ना आइंस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो अगर आप इसका प्रिंट लें या आप अपनी PPT में ही यहाँ पे आइंस भी इंसर्ट कर सकते हैं ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपके याद करने से रहे ना। ठीक है, बाकी के सारे एंजाइम्स वगैरह बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि पिछले साइकिल में है। तो ये तो था पहला स्टेप जिसको हम कह रहे थे ग्लाइकोलिसिस। नाउ क्योंकि मैंने आपसे बात की कि एरोबिक रेस्पिरेशन के, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पिरेशन के 4 स्टेप्स हैं। पहले ग्लाइकोलिसिस जो कि साइटोसोल में हो चुकी, अब इसका प्रोडक्ट आया है पायरोवेट। अब पायरोवेट अगर तो ऑक्सीजन मौजूद है तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ चला जाएगा,
और अगर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन से भी कंबस्शन इसकी हो सकती है, जो कि मैं आपको एंड पे पढ़ाऊंगी। तो अब हम कंसिडर कर रहे हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन को, और हम कंसिडर कर रहे हैं कि ऑक्सीजन इज अवेलेबल। तो ये जो पायरोवेट है दिस विल बी ट्रांसपोर्टेड टू माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पे फर्दर जाके इसकी बाकी की जो कंबस्शन है वहाँ पे जाके होगी, क्योंकि नेक्स्ट होना है पायरोवेट ऑक्सीडेशन। एज द नेम इंडिकेटेड, इसके लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। और फिर उसके बाद क्रेब्स साइकिल में भी आप देखते हैं वो स्टार्ट ही ऑक्सीजन को लेकर होता है। तो इन दोनों प्रोसेसेस के लिए और एटीसी के लिए भी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। तो तीनों प्रोसेसेस जो बाकी हैं ग्लाइकोलाइसिस के अलावा, तो ये तीनों जो है वो होंगे माइटोकॉन्ड्रिया में जाके। तो इसी को हम लेकर चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में और देखते हैं वहां पे फिर इसके साथ क्या होता है। ओके बेटा, तो माइटोकॉन्ड्रिया में पायरोवेट जो है इसकी ऑक्सीडेशन होनी है और साइटोसोल से ये ट्रांसपोर्ट होके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चला जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा एंजाइम, इसको कॉम्प्लेक्स एंजाइम भी बोलते हैं, और इसको ओवरऑल हम कहते हैं पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज। लेकिन ये कोई सिंपल एंजाइम नहीं है, बल्कि इस एंजाइम का काम करने का जो तरीका है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, और हायर क्लासेस में हम इसको भी डिटेल से पढ़ते हैं। बट आप यहाँ पे सिर्फ इतना जान लें कि पायरोवेट जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसके मैट्रिक्स में चला जाता है तो वहाँ पे पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम मौजूद होता है, जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसकी ऑक्सीडेशन करवाता है। और इस दौरान में जो मतलब पायरोवेट ऑक्सीडेशन के बाद इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया जो यील्ड करता है, जो प्रोड्यूस करता है, वो है एक पायरोवेट से एक मॉलिक्यूल एसिटाइल कोए का प्रोड्यूस होगा, एक मॉलिक्यूल NADH का प्रोड्यूस होगा, और एक मॉलिक्यूल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो रिलीज होगा इस प्रोसेस में आपको नहीं बता रही, सिर्फ उसकी समरी बता रही हूँ, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास तो थे दो पायरोवेट थे ना जो हमने ग्लाइकोलाइसिस में बनाए, मैंने यहाँ पे आपको डिटेल बताई है एक पायरोवेट की। तो दो पायरोवेट अगर होंगे तो दो मॉलिक्यूल एसिटाइल कोए के, दो मॉलिक्यूल NADH के, और दो मॉलिक्यूल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के। अब कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस डिस्कशन, यहाँ पे क्योंकि NADH माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, लिहाजा ये वाला जो NADH है दिस विल बी इक्वल टू द यूजुअल टाइप, यानी कि 3 ATP के इक्वल ये एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। ओके, फर्दर जो है ये पायरोवेट के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है कि पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज जो है दिस एग्जिस्ट एज अ लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑफ द सेवरल एंजाइम का मजमूआ है ये, और ये 3 तरह के काम करवाता है, डिकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेशन एंड कॉन्जुगेशन टू CoA, और तीनों काम करवाने के बाद फिर ये 3 तरह के प्रोडक्ट जो है इसमें से यील्ड होते हैं। नाउ हमने पायरोवेट को माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाकर इसकी ऑक्सीडेशन करवा दी है, और उससे हमें एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल मिला था, वो रिलीज हो गया इनटू द एटमॉस्फेयर, और दूसरा जो है हमें मिला था NADH, वो तो ATC में जाके इस्तेमाल हो जाएगा, वो यहाँ पे अब उसका कोई काम नहीं है। तीसरा जो प्रोडक्ट था वो था उसका एसिटाइल कोए। अब हमने एसिटाइल कोए को देखना है कि वो आगे क्या करेगा, तो वो एंटर होगा इनटू अ सीरीज ऑफ रिएक्शन जिसको हम क्रेब्स साइकिल्स के नाम से जानते हैं। क्रेब्स साइकिल को क्रेब्स साइकिल क्यों कहा जाता है, क्योंकि जर्मन बोर्न ब्रिटिश बायोकेमिस्ट था हैंस ए क्रेब्स, जिसने फर्स्ट टाइम इसके रिएक्शंस को रिपोर्ट किया था इन 1937 में। और इस साइकिल का दूसरा नाम जो है वो TCA साइकिल भी है, क्योंकि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यानी कि क्रेब्स साइकिल के रिएक्शंस के दौरान दो इम्पोर्टेंट टाइप के ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होते हैं, एक है सिट्रिक एसिड और दूसरा है आइसोसिट्रिक एसिड। तो इन दोनों की वजह से इस पूरे साइकिल को भी क्रेब्स साइकिल और TCA साइकिल भी कहा जाता है। अच्छा, तो इसके अलावा इसकी जो डिस्कवरी थी उस पर क्रेब्स को नोबेल प्राइज भी मिला था 1953 में इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन की कैटेगरी में, और इस पे इसको मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट इसकी जो है वो डिस्कवरी थी। नाउ मूविंग टुवर्ड कि आया क्रेब्स साइकिल में हम फर्दर हमें क्या मिलने वाला है, तो इसमें इस दौरान में आप देखेंगे इसके रिएक्शंस में कि NADH प्रोड्यूस हो रहे होंगे, तो इसलिए फिर उसको फिर कुछ ऐसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें से रिलीज होंगे तो इलेक्ट्रॉन कैरियर इसको चाहिए होंगे जो कि इलेक्ट्रॉन को कीप करके रख सकें, तो वो होंगे NAD जो कि NADH बनाएंगे, और FAD जो कि FADH बनाएंगे, और यही NADH और FADH जो है वो ATC पे जाके जब रन होंगे तो वी विल गेट 3 ATP in case of NADH and 2 ATP in case of FADH.
नाउ जैसे आपको ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स समझाए हैं और पायरोवेट के बारे में बताया है, उसी तरीके से हम क्रेब्स साइकिल या सिट्रेट सिंथेज के जो आप कह लें कि जो साइकिल है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं स्टेप्स को वन बाय वन करने के बजाय डायरेक्टली आपको समझाऊंगी इसकी जो है वो डायग्राम से। इसको हम स्लाइड शो पे ले जाते हैं ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। और हमने स्टार्ट करना, ये जो मैंने आपको पायरोवेट ऑक्सीडेशन के बारे में बताया था ना, इसको भी यहाँ पे कंबाइन कर दिया गया है। ये नीचे वाला जो गोल सर्कल आपको नजर आ रहा है, दिस इज क्रैब साइकिल, और जो ऊपर वाले दो स्टेप्स हैं यानी कि पायरोवेट से एसिटाइल कोए बनना, तो ये मैंने ये देखिए हाईलाइट भी कर दिया कि दिस इज, ये जो स्टेप्स हैं इसको हमने कह दिया कि पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इस्तेमाल हो रहा है, एक NADH प्रोड्यूस हो रहा है, एक कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है और एक एसिटाइल कोए बन रहा है एक पायरोवेट से, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे पायरोवेट ऑक्सीडेशन। तो ये अलग है। नाउ ये जो एसिटाइल कोए जब एंटर होगा इनटू दिस साइकिल तो इसको हम कहेंगे क्रेब्स साइकिल। ये एक्चुअली क्रेब्स साइकिल है, ये हिस्सा क्रेब्स साइकिल का हिस्सा नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये जो क्रेब्स साइकिल है इसके लिए जो सबस्ट्रेट रिक्वायर्ड होगा वो है ऑक्सैलोएसीटेट। ऑक्सैलोएसीटेट जो कि बजाते खुद 4 कार्बन पे मुश्तमिल कंपाउंड है। ये वही ऑक्सैलोएसीटेट है जो आपने C4 मैकेनिज्म में भी बनाया था। यहाँ पे एंजाइम जो है सिट्रेट सिंथेज, क्योंकि सिट्रेट आगे बनने वाला है, तो सिट्रेट सिंथेज एसिटाइल कोए जिसके अंदर 2 कार्बन आपको नजर आ रही होंगी, तो इन 2 कार्बन को इन 4 कार्बन के अंदर इनकॉर्पोरेट करना है एंड यू विल गेट अ कंपाउंड व्हिच विल बी कंसिस्टिंग ऑफ 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। और ये है 1 2 3 4 5 एंड 6, 4 पहले से थे, 2 एसिटाइल कोए से आ गए, एंजाइम है सिट्रेट सिंथेज और आपके पास बन गया है सिट्रेट। सिट्रेट जो है अकोनिटेज एंजाइम की मौजूदगी में आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होगा। ये वही सिट्रेट एंड आइसोसिट्रेट है जिसकी वजह से इस पूरे साइकिल को TCA साइकिल भी कहा जाता है। आइसोसिट्रेट जो है इसमें भी कोई खास डिफरेंस नहीं है सिवाय इसके कि जो है आप कह लें कि ये यहाँ पे जो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप था वो यहाँ से इधर शिफ्ट हो गया, यानी कि सिर्फ पोजीशन जो है इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वो चेंज हुई है और ये इस पोजीशन से इस कार्बन पे चला गया, तो ये बन गया आइसोसिट्रेट। और आइसोसिट्रेट जो है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, तो आप पहले से ही गेस कर लें कि इसके अंदर FADH या NADH जो है वो प्रोड्यूस होने वाला है। तो यहाँ पे NADH प्रोड्यूस होगा एक, और एक ग्लूकोज, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल चला जाएगा तो मेरा ख्याल है कि आप आसानी से समझ सकते हैं कि 6 कार्बन का जो मॉलिक्यूल है दिस विल कन्वर्टेड इनटू अ 5 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। तो पहले ये आइसोसिट्रेट था, आफ्टर रिलीजिंग 1 molecule of carbon dioxide this will be converted into 2-oxoglutarate। 2-oxoglutarate इसको हम प्लांट्स में बोलते हैं, प्लांट साइंटिस्ट कहते हैं इसको 2-oxoglutarate बोलें, अदरवाइज आप इसको अल्फा कीटोग्लूटारेट के नाम से पहले से जानते होंगे क्योंकि अक्सर जगहों पे अल्फा कीटोग्लूटारेट के हिसाब से ही इसको लिखा जाता है, लेकिन आप यूँ समझ लें कि ये उसी का दूसरा नाम है, ठीक है, 2-oxoglutarate। 2-oxoglutarate जो है दिस इज 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, क्योंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज कर चुके हैं। नाउ दिस विल अगेन यूटिलाइज अ डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, तो दोबारा से एक NADH प्रोड्यूस होगा, दोबारा से एक कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से रिलीज होगी, और दिस टाइम वी आर आल्सो एडिंग अनदर CoA एंजाइम टू इट जो कि 2-oxoglutarate को सक्सिनाइल CoA में कन्वर्ट कर देगा। सक्सिनाइल CoA में कन्वर्ट होने के तक यहाँ तक आप देख ही सकते हैं कि एक NADH पिछले स्टेप में प्रोड्यूस हुआ है और एक NADH जो है वो इस स्टेप में, कंसेक्टिव 2 स्टेप्स में 2 NADH प्रोड्यूस हो चुके हैं। सक्सिनाइल CoA जो है दिस विल बी, जी बेटा आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सक्सिनाइल CoA जो है वो सक्सिनेट में कन्वर्ट होगा। सक्सिनेट में अगर आप इसको देखें तो एक इस दौरान में एक ATP जो है वो बन रहा है, एक ATP जनरेट हो रहा है, और एक ATP और इसके अलावा जो CoA हमने पिछले स्टेप में ऐड किया था वही CoA इसमें से रिमूव हो जाएगा, तो दिस विल कन्वर्ट द सक्सिनाइल CoA इनटू सक्सिनेट। और कार्बन नंबर जो है वो इसके इस टाइम पे 4 हो चुके हैं। उसके बाद जो है ये जो सक्सिनेट है दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्यूमरेट, और इसके दौरान में एंजाइम जो है वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इस्तेमाल, अगेन डिहाइड्रोजिनेज आ गया है, तो दिस टाइम NADH नहीं बनेगा, दिस टाइम जो है वो FADH जो है इसके अंदर बनेगा, और फ्यूमरेट बनने के बाद एंजाइम फ्यूमरेज इस्तेमाल होगा जो कि इसको मैलेट में कन्वर्ट कर देगा। मैलेट में कन्वर्ट होने के बाद इसके बाद 2 चॉइसेस हैं, अगर तो ये है एक नॉर्मल क्रैब साइकिल,
तो मैलेट विल बी यूटिलाइज, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक NADH प्रोड्यूस करेगा और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि एक यूजुअल प्रोसेस है, और जिससे मैलेट और ऑक्सैलोएसिटिक एसिटेट जो है आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। ठीक है, अच्छा ये वही स्टेप है जो आपने C4 मैकेनिज्म में भी पढ़ा था, लेकिन वहां पे आपने इसका रिवर्स पढ़ा था, ऑक्सैलोएसिटेट से मैलेट बनाया था, और यहाँ पे हम मैलेट से ऑक्सैलोएसिटेट बना रहे हैं। C4 पाथवे में NADH यूटिलाइज हुआ था, क्योंकि यहाँ पे हम फॉरवर्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे एक NADH प्रोड्यूस होगा। अच्छा, और उसके बाद ये ऑक्सैलोएसिटेट वही है जो कि क्रेब्स साइकिल का फर्स्ट एंट्री जो है, जहाँ से एंटर होते हैं हम क्रेब्स साइकिल में। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैलेट के पास प्लांट के केस में दो चॉइसेस है, या तो वो मैलेट से ऑक्सैलोएसिटेट में कन्वर्ट हो जाए, एक NADH प्रोड्यूस कर दे, एंड सो ऑन, ये साइकिल जो है वो चलता रहे। और एक उसके पास प्लांट के केस में एक चॉइस और भी है कि वो मैलिक एंजाइम को इस्तेमाल करे, मैलिक एंजाइम को, जो कि इसको डायरेक्टली पायरोवेट में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, पायरोवेट ये वही मैलिक एंजाइम है जो C4 मैकेनिज्म में आपने मीजोफिल सेल में पढ़ा था, कि वहां पे जाकर ये मैलिक एंजाइम को इस्तेमाल करके इसको पायरोवेट पेप में, उसके बाद हमने इसको पेप बनाया था, याद है आपको, एक ATP देकर इसको पेप में फिर कन्वर्ट किया था, ये वही स्टेप है। तो मैलेट जो है या तो ये काम कर ले, तो या फिर वो मैलिक एंजाइम जो कि प्लांट में मौजूद होता है, जो कि एक और NADH प्रोड्यूस करवाने की सलाहियत रखता है, उसके जरिए इसको डायरेक्टली पायरोवेट में भी कन्वर्ट करता है। तो दो चीजें हैं बेटा, जो कि वैसे तो क्रेब्स साइकिल कंप्लीट हो गया है, लेकिन दो चीजें हैं विच आर इम्पोर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू प्लांट क्रेब्स साइकिल स्पेसिफिकली। वन इज दिस, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो मैलिक एंजाइम की चॉइस है, दिस इज ओनली फॉर द प्लांट ऑर्गेनिज्म, ये प्लांट्स के लिए है, जो कि मैलेट को डायरेक्टली पायरोवेट में कन्वर्ट करवा सकते हैं, क्योंकि उनके पास ये एंजाइम है। दूसरा, आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा, ये जो जगह है, ये जो स्टेप है सक्सिनाइल का सक्सिनेट में कन्वर्ट होना, तो ये प्लांट में इस स्टेप में ATP प्रोड्यूस होता है। अगर ये स्टेप हो रहा होगा एनिमल की एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो यहाँ पे ATP की बजाय GTP प्रोड्यूस होता है। तो ये दो ऐसी जगह हैं जो कि प्लांट के क्रेब्स साइकिल को एनिमल्स के क्रेब्स साइकिल से डिफरेंट बनाती हैं। और तीसरी, जो कि इतनी अहमियत की हामिल नहीं है, सिर्फ नाम चेंज है क्योंकि स्ट्रक्चर सेम है, तो वहाँ पे एनिमल के केस में हम इसको सिंपली लिखते हैं अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, और यहाँ पे हम इसको लिखते हैं 2-ऑक्सोग्लूटारेट। अदरवाइज ये बना बनाया पूरा का क्रेब्स साइकिल एज इट इज यू कैन यूटिलाइज फॉर द एनिमल क्रेब्स साइकिल एज एनिमल क्रेब्स साइकिल। यहाँ तक अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो आप पूछें, उसके बाद हम इसकी एनर्जी बजट को डिस्कस करेंगे, जैसे हमने ग्लाइकोलिसिस को किया है। जी बेटा। जी कुछ पूछना है, ये समझ आ गई है? मैम समझ आ गई है। ओके, चलें, अब आप मेरे साथ रहें और मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इसके अंदर टोटल इसका नेट बैलेंस क्या है। जैसे हमने ग्लाइकोलिसिस में देखा कितने ATP प्रोड्यूस हुए, कितने ATP खर्च हुए, और आपके पास बैलेंस कितना आया। तो अब हम शुरू करें 1 पायरोवेट से। कीप इन माइंड कि एक्चुअली हमारे पास एक ग्लूकोज से 2 पायरोवेट प्रोड्यूस हुए हैं, लेकिन ये पूरा बजट हम 1 पायरोवेट के हिसाब से डिस्कस करेंगे। तो पायरोवेट की ऑक्सीडेशन के दौरान में एक NADH बना, और फिर क्रेब्स साइकिल में 1, 2 एंड 3, क्योंकि ये तो साइड बिजनेस है ना, ये तो सिर्फ प्लांट के पास चॉइस है। तो अगर हम इसी के अंदर रहते हैं तो देर आर 3 प्लेसेस के जहाँ पे NADH प्रोड्यूस हुए। तो टोटल हमारे पास NADH जो कि एक पायरोवेट को कंबस्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, वो है 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, इसी तरीके से जो FADH हमारे पास प्रोड्यूस है वो एक ही जगह पे है, जैसा कि यहाँ पे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जब यूज होता है तब प्रोड्यूस होता है। तो हमारे पास टोटल 4 NADH प्रोड्यूस हुए हैं और एक FADH प्रोड्यूस हुआ है, और इसके साथ हमें एक और भी एनर्जी मिली है डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि NADH और FADH भी एनर्जी कैरिंग ही हैं, लेकिन इनको एनर्जी को रिलीज करने के लिए फर्दर विल गो टुवर्ड द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पे ETC के कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, एंजाइम्स लगे हुए हैं, और उनके ऊपर जब ये रन होंगे, उन कैरियर्स के थ्रू जब ये रन होंगे, तो यू विल गेट मोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, और तब तक ये NADH और FADH ही रहेंगे। तो इसकी एनर्जी के लिहाज से अगर हम डिस्कस करें कि इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, तो क्रेब्स साइकिल में हम एक पायरोवेट मॉलिक्यूल को लेकर 3 NADH,
3 NADH सिर्फ क्रेब्स साइकिल में, एक NADH पायरोवेट ऑक्सीडेशन में इस्तेमाल हुआ था, प्रोड्यूस हुआ था। तो 3 ये और चौथा वो, एक वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ था पायरोवेट ऑक्सीडेशन में, 2 यहाँ पे हुए हैं, तो टोटल 3 और 2 यहाँ पे, और एक FADH यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है और एक ATP यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है। तो ये इसका टोटल प्रोडक्ट्स बनते हैं क्रेब्स साइकिल के। अब ये भी मैंने आपको बात बता दी कि हाउ दिस सिट्रिक एसिड साइकिल इन प्लांट्स इज यूनिक, हैज यूनिक फीचर विद रिस्पेक्ट टू एनिमल्स। तो GTP के बारे में मैंने आपको बता दिया, मैलेक एंजाइम के बारे में भी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, और मैलेट की जो है वो सिंथेसिस हो सकती है डायरेक्टली फ्रॉम द पेप इन द साइटोसोल, यानी कि ये जो हमने मैलेट से पायरोवेट बनाया था ना, पायरोवेट से पेप बनेगा और पेप से फिर दोबारा आप मैलेट बना सकते हैं इन द साइटोसोल, ये रिएक्शन टेक्स प्लेस होगा। ये सारी चीज़ें आप कह लें कि आपको दोबारा से उस तरफ ले जाती हैं C4 मैकेनिज्म को। अगर आप रिकॉल कर लें तो ये सब आपकी समझ में आ जाएंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। तो ये था बेटा सेकंड स्टेप, सेकंड भी नहीं बल्कि सेकंड एंड थर्ड बोथ स्टेप्स जिनमें हमने पढ़ा है। अभी तक हमने ग्लाइकोलिसिस किया है, ग्लूकोज से स्टार्ट किया था, ग्लाइकोलिसिस किया, 6 ATP हमने वहाँ बनाए नेट। उसके बाद हमने पायरोवेट की ऑक्सीडेशन की जिससे हमने एक NADH बनाया और टोटल 2 NADH बने क्योंकि 2 पायरोवेट थे हमारे पास। उसके बाद हमने क्रेब्स साइकिल भी इसको एंटर करवाया एसिटाइल कोए की फॉर्म में, और वहाँ पे हमारे पास फर्दर 6 जो है आप कह लें कि NADH, क्योंकि 2 पायरोवेट थे, एक पायरोवेट से 3 NADH, तो 2 पायरोवेट से 6 NADH प्रोड्यूस हुए और 2 पायरोवेट से 2 FADH जो है वो प्रोड्यूस हुए, और उसके साथ 2 ATP के डायरेक्ट मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस हुए यहाँ पर। तो यहाँ तक अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं। जी बेटा, कुछ पूछना है, कोई कंफ्यूजन, कोई बात? कुछ नहीं पूछना? नो मैम। ओके, नाउ इसके अब हम लास्ट स्टेप की तरफ जा रहे हैं जो कि है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन यानी कि हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल है, ग्लाइकोलिसिस करके हमने पायरोवेट बनाया, पायरोवेट की ऑक्सीडेशन करके हमने एसिटाइल कोए बनाया, एसिटाइल कोए को हम क्रेब्स साइकिल में ले गए और वहाँ पे हमने इससे NADH, FADH और ATP जनरेट कर लिए। ATP तो डायरेक्ट बन गया है, लेकिन जो 2 हमारे पास 6 NADH और पायरोवेट ऑक्सीडेशन को मिला के 8 NADH जो प्रोड्यूस हुए हैं और 2 FADH जो प्रोड्यूस हुए हैं, ये और प्लस वो जो ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास NADH है वो भी ट्रांसपोर्ट होके माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाएगा, और अब ये सारे रन होंगे ऑन द ETC, और वहाँ से फिर आप जानते हैं सेम प्रोसेस जो हमने ATP सिंथेसिस का जी स्कीम में पढ़ा था फोटोफॉस्फोराइलेशन की हेडिंग के अंदर, अब यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है। हाइड्रोजन के आयन का ग्रेडियंट प्रोड्यूस होगा, वहाँ पे अक्रॉस द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन प्रोड्यूस हुआ था, यहाँ पे बिटवीन इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस और मैट्रिक्स के दरमियान में जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया उसके अक्रॉस ये प्रोड्यूस होगा ग्रेडियंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, और इसी को हार्नेस करके ATP जनरेट होंगे। लेकिन ये ग्रेडियंट प्रोड्यूस कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ NADH एंड विद द हेल्प ऑफ FADH। ओके, तो ये मेरा ख्याल है मैं कोई स्टेप जो है यहाँ से बेटा वो मिस कर गई। सो दिस इज द होल स्टोरी कि जिसके अंदर ये जो पीछे डिस्क्रिप्शन है सारी ये वाली, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं ये मैं यहीं भी आपको समझा दूंगी। ETC के जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये मैं आपको यहाँ से समझाने लगी। तो ये डायग्राम है जिसमें हम देखेंगे कि ETC जो है वो कैसे रन होता है। तो इसको जरा अच्छे से देख लें। जो सबसे पहला कॉम्प्लेक्स है इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स 1 और NADH डिहाइड्रोजिनेज। दिस इज कॉम्प्लेक्स 1 और NADH डिहाइड्रोजिनेज। इसके साथ ही ये जो आपको शेप नजर आ रही है दिस इज कॉम्प्लेक्स 2 और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कहा जाता है इसको। दिस इज कॉम्प्लेक्स 3 और साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स इसको कहा जाता है। एंड द नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स 4 या साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इसको कहा जाता है, और यही वो जगह है जहाँ पे ये दोनों पे जहाँ पे ऑक्सीजन बेसिकली अगर चारों कॉम्प्लेक्स में देखें तो सिर्फ ये वो जगह है जहाँ पे ऑक्सीजन डायरेक्टली इस्तेमाल हो रही होती है। और ये जो नजर आ रहा है आपको ये इसके अलावा स्टोरी है जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स 5 जो कि सेम कॉम्प्लेक्स है जो आपने
जी स्कीम में भी पढ़ा था, जिसको हमने एटीपी सिंथेज के नाम से हम जानते हैं। और वही एटीपी सिंथेज जो है जो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, शक्ल भी वैसी है, काम करने का तरीका भी वैसा है और काम भी वही है कि एटीपी को जनरेट करवाना कैसे, हाइड्रोजन आयन को इस्तेमाल करना है, उसको मूव करवाना है टुवर्ड द, वहाँ पे हमने टुवर्ड स्ट्रोमा मूव करवाया था, यहाँ पे हमने टुवर्ड मैट्रिक्स मूव करवाना है हाइड्रोजन आयन को। एंड डूइंग दिस वी विल जनरेट एटीपी वाया दिस एंजाइम। नाउ अब हम बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो जब हम कहते हैं ना कि NADH इज इक्वल टू 3 ATP, तो NADH जिस जगह पे ETC में एंटर होता है, जिस कॉम्प्लेक्स से एंटर होता है, वो पहला ही कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम है NADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर आने के बाद ये अपने ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, खुद ये रिड्यूस्ड, जो NADH है ना, NADH, FADH, NADPH, ये रिड्यूस्ड फॉर्म है। और जब हम कहते हैं NAD, DP, NAD, FAD, तो ये उसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे ये जो NADH है ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, यूबिक्यूनिन को। और इसी तरीके से अगर FADH होगा तो वो NADH यानी कॉम्प्लेक्स 1 को अपने इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, बल्कि वो एंटर होगा अपने रिस्पेक्टिव कॉम्प्लेक्स 2 से, जिसका नाम है FADH या सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेस या कॉम्प्लेक्स 2, और यहाँ से FADH एंटर होगा और ये भी अपने इलेक्ट्रॉन यूबिक्यूनिन यानी कि क्यूनन के पूल को दे देगा। ठीक है, अच्छा, क्यूनन के पूल चाहे उसके पास कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन आए हैं, चाहे उसके पास कॉम्प्लेक्स 2 से इलेक्ट्रॉन आए हैं, दोनों सूरतों में यूबिक्यूनिन जो है ये अपने ये इलेक्ट्रॉन को जमा करेगा और इसको दे देगा टुवर्ड कॉम्प्लेक्स 3। ये जो नजर आ रही है ना आपको, इसको इग्नोर कर दें, ये जो है आपको नजर आ रही है डैश, कॉम्प्लेक्स 3 को ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, मतलब यूबिक्यूनिन इज अ मोबाइल प्रोटीन जो कि कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2 से इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा करके और उनको ट्रांसफर कर देगी कॉम्प्लेक्स 3 के पास। कॉम्प्लेक्स 3 जब इलेक्ट्रॉन को खुद ऑक्सीडाइज होगा, रिड्यूस होगा, उसके बाद जब ऑक्सीडाइज होगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा विद द हेल्प ऑफ साइटोक्रोम C, विच इज अनदर मोबाइल प्रोटीन। जैसे आपने प्लास्टोसाइनिन पढ़ा था जी स्कीम में, बिल्कुल ये वैसी ही प्रोटीन है साइटोक्रोम C। और ये जो प्लास्टोसाइनिन थी, आपको पता है वो जो है इलेक्ट्रॉन को लेती थी साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से और देती थी PS1 को। बिल्कुल इसी तरीके से ये कॉम्प्लेक्स 3 से इलेक्ट्रॉन को लेती है और कॉम्प्लेक्स 4 को दे देती है। कॉम्प्लेक्स 4 के पास जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये किसी और को ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करता, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज कर देता है। किस मकसद के लिए, वाटर की फॉर्मेशन के लिए। किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज करता है और वाटर प्रोड्यूस कर देता है। वाइल डूइंग दिस, ये जब वाटर को प्रोड्यूस कर रहा होता है, ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर रहा होता है, तो 2 हाइड्रोजन आयन को ये मैट्रिक्स से जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है, दिस इज इंटरमेम्ब्रेन स्पेस एंड दिस इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन की तरफ मूव करवाता है। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स 3 जब अपने इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद साइटोक्रोम C को दे रहा होता है, तो वाइल डूइंग दिस ये 4 हाइड्रोजन आयन को मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ भेज देता है। जो कॉम्प्लेक्स 2 है इसको आप समझ लें कि दिस इज आइडल, बिकॉज ये कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करता कि ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन को लेकर और दे देता है। अब बाकी हाइड्रोजन आयन को ये मूव नहीं करवाता फ्रॉम द मैट्रिक्स टू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, और कोई एक्टिविटी ये नहीं करता सिवाय इलेक्ट्रॉन को FADH से लेकर और यूबिक्यूनिन को देने के अलावा और कोई काम नहीं करता। जबकि कॉम्प्लेक्स 1 भी वही काम करता है जो कॉम्प्लेक्स 3 करता है, कि ये भी जब ऑक्सीडाइज कर रहा होता है NADH को NAD में, तो वाइल डूइंग दिस एंड गिविंग इट्स इलेक्ट्रॉन टू द यूबिक्यूनिन, ये 4 हाइड्रोजन आयन को मूव करवाता है फ्रॉम द मैट्रिक्स टू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, अच्छा, अब आप मेरे साथ रहें। टोटल जब आप कहते हैं कि एक, अब FAD को आप भूल जाए, आप सोचें कि सिर्फ एक NADH जो है इस ETC पे रन हुआ है, और NADH कहाँ से स्टार्ट हुआ, कॉम्प्लेक्स 1 से। इलेक्ट्रॉन उसने यूबिक्यूनिन को दिए, यूबिक्यूनिन से उसके इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 के पास चले गए, 3 से 4 के पास चले गए, और इस दौरान में टोटल एक्टिविटी जो हुई है वो ये है कि कॉम्प्लेक्स 1 से 4 हाइड्रोजन आयन मूव इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, कॉम्प्लेक्स 3 से 4 हाइड्रोजन आयन मूव हुए, और कॉम्प्लेक्स 4 से 2 हाइड्रोजन आयन मूव हुए। टोटल कितने हाइड्रोजन मूव हो चुके हैं इनटू द इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस जी?
हाँ जी बोलें, शाबाश, जल्दी बोलें। हाउ मेनी हाइड्रोजन आयन have been moved from matrix to intermembrane space? मैम 10। 10। और हम ये कहते हैं एक मतलब वैसे तो इसमें वेरिएशन आर देयर, ठीक है, लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है ना एक एटीपी को जनरेट करने की, जो कि एटीपी सिंथेस की रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि वो 3 हाइड्रोजन आयन को मूव करवाएगा फ्रॉम द एटीपी सिंथेस से। 3 हाइड्रोजन आयन जब मूव होते हैं तो एक एटीपी बनता है, ठीक है। तो एटीपी सिंथेस क्या कर रहा है, यही जो हाइड्रोजन आयन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में कॉम्प्लेक्स 1, 3 एंड 4 की एक्टिविटी से पहुंचे हैं, इन्हीं को ये वापस भेज रहा है इनटू द मैट्रिक्स, एंड व्हाइल डूइंग दिस what we get 1 ATP for every 3 hydrogen ion movement from the intermembrane space into the matrix, ठीक है। अच्छा, अब NADH की वजह से तो टोटल 10 हाइड्रोजन आयन जो है वो मूव हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब NADH अपनी इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट को की वजह से, इसकी वजह से जो एक्टिविटी परफॉर्म होगी, तो टोटल 10 इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में 10 हाइड्रोजन आयन अकम्युलेट होंगे, और वो 10 जब वापस आना चाहेंगे मैट्रिक्स में, क्योंकि वैसे तो वो आ नहीं सकते, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एंड थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ये बोथ मेम्ब्रेन जो है ये हाइड्रोजन आयन की इम्परमिएबल होती है, इससे वैसे ये मूव नहीं हो सकता सिवाय एटीपी सिंथेज के, वो इसको मूव करवाता है, ठीक है। तो एटीपी सिंथेज जब इसको मूव करवाएगा इन 10 को, तो कितने आपके पास मिनिमम एटीपी प्रोड्यूस होंगे? 3। दैट इज व्हाई वी से दैट कि N1 NADH इज इक्वल टू 3 ATP। अब हम बात करते हैं कि हमने कहा कि एक NADH इज इक्वल टू 3 ATP, देन व्हाट इज द स्टोरी ऑफ FADH? FADH ने जब एंटर हुआ है इस ट्रांसपोर्ट चेन में, तो उसने पहले कॉम्प्लेक्स को मिस कर दिया। पहले कॉम्प्लेक्स को से वो एंटर होने की सलाहियत ही नहीं रखता, वो एंटर होता है कॉम्प्लेक्स 2 से, कॉम्प्लेक्स 2 से एंटर होता है। अब कॉम्प्लेक्स 2 अपने इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 1 को नहीं देता, बल्कि वो डायरेक्टली यूबिक्यूनन को दे देता है, और यूबिक्यूनन कॉम्प्लेक्स 1 के पास तो जाती ही नहीं है, वो तो चली जाती है कॉम्प्लेक्स 3 के पास, उसके बाद कॉम्प्लेक्स 4 के पास, और बस खत्म हो गया काम। लेकिन इसकी वजह से जो कॉम्प्लेक्स 1 की एक्टिविटी थी 4 हाइड्रोजन आयन को मूव करने की, वो FADH जो है वो मिस कर देता है। दैट इज वाई अगर FADH एंटर होगा टू दिस ETC, तो वो टोटल कितने हाइड्रोजन आयन को जनरेट करेगा इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस? 4 ये और 2 ये, 6। और जब ये 6 वापस आएंगे इनटू द मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ एटीपी सिंथेज, तो ये कितने एटीपी प्रोड्यूस करेंगे? 2। दैट इज व्हाई हम कहते हैं कि 1 NADH इज इक्वल टू 3 ATP एंड 1 FADH इज इक्वल टू 2 ATP। गॉट माई पॉइंट? कोई बात, कोई चीज जो आपने समझनी हो, कुछ पूछना है या सब समझ आ गई है? आप तो बेटा बोल ही नहीं रहे। मैम आ तो गई है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स वाला कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स था। कॉम्प्लेक्स था। आप बेटा ये जो ग्रीन ग्रीन है ना, इनको इग्नोर कर दें, ये और ये, इसको इग्नोर कर दें। मैंने तो बहुत सिंपल करके आपको बताया है, सिर्फ इनके नाम याद करने हैं, और ये कि पहले इलेक्ट्रॉन किसके पास आते हैं, फिर किसके पास जाते हैं, फिर किसके पास जाते हैं, फिर किसके पास जाते हैं, और हर कॉम्प्लेक्स की एक्टिविटी क्या है, ये कुछ नहीं करता। पहला, तीसरा और चौथा जो है वो हाइड्रोजन आयन को ट्रांसफर करवाता है, और एटीपी जो है वो हाइड्रोजन आयन को बैक इनटू द मैट्रिक्स करता है। अगर आप इसको दोबारा सुनेंगी, दोबारा देखेंगी, तो ये आपको इजी लगेगा। मैंने बहुत इजी करके बताया आपको, ठीक है। अच्छा, अब हम सिर्फ एक बात मैंने आपको और बतानी है, इनको आप इग्नोर कर दें, ये मैं आपको इंशाल्लाह हायर क्लासेस में जाके इसके बारे में डिटेल से बताऊंगी। सिर्फ ये दिस वन इज इम्पोर्टेंट। हम कहते हैं कि अगर रेस्पिरेशन, आप भी जानते हैं कि अगर ह्यूमन बीइंग को सायानाइड चला जाए, तो कहते हैं कि सायानाइड एक बहुत ही तेज जहर है जो कि फौरन डेथ करवा देता है ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, एनिमल्स की, ऑर्गेनिजम्स की डेथ करवा देता है। उसकी रीजन क्या है कि सायानाइड जो है वो सबसे पहले जाकर ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, इनको जाकर इनके इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्टेशन रोक देता है, और जब इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्टेशन रोक देता है ना, यानी कि कॉम्प्लेक्स 3 के पास ये इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देता, और कॉम्प्लेक्स 3 के बाद 4 में जाने, और फिर उसके बाद एनर्जी प्रोड्यूस होनी है, और वाटर प्रोड्यूस होना है, और ऑक्सीजन इस्तेमाल होना है। तो ये क्या करता है कि ये कॉम्प्लेक्स 3 के पास इलेक्ट्रॉन नहीं जाने देता, तो ये ब्लॉकेज कर देता है इसकी, सायानाइड जो है, और इसकी वजह से आप कह लें कि रेस्पिरेशन रुक जाती है।
रेस्पिरेशन रुक जाती है मतलब सांस बंद होता है, सांस बंद हो गया मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई। लेकिन यही साइनाइड अगर आप प्लांट को देंगे तो वो इसको सब्र से सहार जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास एक और मैकेनिज्म है जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव मैकेनिज्म, अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज, इसके पास ये मौजूद है। और ये जो AOX से लिखा हुआ है ना, दिस इज अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज, जो कि यूबिक्यूनिन से डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। मतलब अगर सायानाइड इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट नहीं होने दे रहे टुवर्ड कॉम्प्लेक्स 3, तो प्लांट के लिए ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इट हैज अनदर कॉम्प्लेक्स अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज, वो इस इलेक्ट्रॉन को लेकर वही काम कर देगा जो कि कॉम्प्लेक्स 4 ने किया था। लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि अगर तो इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे चलते रहते तो वो कॉम्प्लेक्स 4 के पास जाते और उस दौरान में वाटर प्रोड्यूस होता और टोटल एनर्जी आपको हासिल होती इन द फॉर्म ऑफ 3 ATP फ्रॉम 1 NADH। बट अगर ये इलेक्ट्रॉन रास्ते में ही रुक गए हैं और अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज के पास चले गए हैं, तो यू विल नॉट गेट सफिशिएंट एनर्जी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो फर्क सिर्फ ये आएगा। तो प्लांट को अगर साइनाइड उसको मीडियम में दिया जाए तो वो उसकी डेथ नहीं होती, बल्कि वो इसको कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि उसके पास एक अल्टरनेटिव मेथड जो है वो मौजूद है। अब मुश्किल तो है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो मुझे ज़्यादा पता चलेगा कि मुझे क्या चीज़ पे फोकस करना है। अदरवाइज मेरी तरफ से ये कंप्लीट है और मैंने हर चीज़ आपको इसकी एक्सप्लेन कर दी है, सिवाय इन 4 कंपोनेंट को, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि मैं इसके बारे में आपको हायर क्लासेस में जाकर डिटेल से बताऊंगी। जी, कुछ पूछना है, कोई बात करनी है, या हम आगे चलें? अब हम इसको बस फिनिश करना है और हमने टोटल बजट निकालना है, ग्लाइकोलिसिस से स्टार्ट करके, ग्लूकोज से स्टार्ट करके, और यहाँ तक ETC पूरी रन हो गई। नाउ कितने ATP हमारे पास एक ग्लूकोज को कंबस्ट करके मिले हैं, अब हमने इसको उसका बजट निकालना है। लेकिन उससे पहले मुझे बताएं कि यहाँ तक सब समझ आ गई, कोई बात तो नहीं समझनी? नो मैम। ओके बेटा, तो यहाँ तक हमने एरोबिक रेस्पिरेशन को एंड कर दिया है। हमने पढ़ा पहले उसके बारे में ग्लाइकोलिसिस फर्स्ट स्टेप, उसके बाद हमने पायरोवेट बनाया, वो गया पायरोवेट ऑक्सीडेशन उसकी हुई इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, वहां से बना एसिटाइल कोए, उसको हमने लेके गए क्रेब्स साइकिल में, और उस दौरान हमने NADH FADH बनाए, ATP बनाया, और फिर वो NADH FADH जो हैं वो रन हुए ऑन ETC एंड यू गेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। और अब हम देखने जा रहे हैं कि आया जब ये तमाम रन हो जाते हैं तो टोटल एनर्जी हमारे पास जो है वो क्या आती है। ये ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन को जो है ना अलग से, यानी ये ATP का जो रोल है कॉम्प्लेक्स 5 का जो है वो अलग से भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। आपकी इसकी थ्योरी जब पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह और भी ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। ये जो मैं आपको बात करती हूँ ना कि इलेक्ट्रॉन मूव हुए फ्रॉम द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू द मैट्रिक्स, ठीक है, और या जब हम कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स 1, 3 एंड 4 जो है जब इलेक्ट्रॉन को मूव करवाता है उस दौरान में वो हाइड्रोजन आयन को भी मूव करवाता है फ्रॉम द मैट्रिक्स टू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। तो इसके लिए ये एक स्लाइड है जिसमें एक एनिमेशन है। आई होप कि इससे आपको क्लैरिटी होगी। तो ये जरा देखिएगा बेटा, ये कॉम्प्लेक्स 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कॉम्प्लेक्स यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 2 लिखा है, लेकिन आप इस चीज को इग्नोर कर दें क्योंकि आप कॉम्प्लेक्स 2 को यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 2 से आप समझ लेंगे कॉम्प्लेक्स 3 है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स 2 तो 1 से इलेक्ट्रॉन नहीं लेता। ठीक है, कैसे होता है? NADH इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा और हाइड्रोजन आयन यानी कि पॉजिटिव चार्ज वो मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। इसी तरह कॉम्प्लेक्स 3 करेगा, इसी तरह कॉम्प्लेक्स 4 करेगा, और कॉम्प्लेक्स 2 यहाँ पे एक्चुअली नहीं है, सिर्फ 3 दिखाए गए हैं और उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पहला जो है एंजाइम 1 कॉम्प्लेक्स 1 वो NADH है, तीसरा जो है वो साइटोक्रोम है कॉम्प्लेक्स 3, और चौथा जो है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है कॉम्प्लेक्स 4। ठीक है, ये बेटा उसकी एनर्जी बैलेंस है कि ग्लाइकोलिसिस से हमें टोटल मिले थे 2 NADH, और मैंने आपको रीजन बता दी कि दैट इज इक्वल टू 4 ATP। ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट से हमने बनाए 2 NADH और कोई ATP इसमें प्रोड्यूस नहीं हुए। क्रेब्स साइकिल से हमें 6 NADH मिले हैं और 2 FADH मिले हैं। हम जो है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को लेके चल रहे हैं, ठीक है, और इस दौरान में जो ATP प्रोड्यूस हुए हैं वो 2 हुए हैं, क्योंकि एक के लिए एक प्रोड्यूस हुआ था, दूसरे के लिए दूसरा, तो 2 ATP प्रोड्यूस हुए हैं। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे जब ये 8, 2, 6 ये
और 2 ये 8 NADH रन होंगे, तो इससे टोटल ATP हमें कितने मिलेंगे 24, और 2 NADH जो कि ग्लाइकोलिसिस में प्रोड्यूस हुए थे, वो जब VTC पे रन होंगे तो कितने मिलेंगे 4 ATP, और उसके अलावा FADH जो बने थे वो जब रन होगा ATC पे तो कितने मिलेंगे 4 ATP। तो टोटल कितने हो गए 24 प्लस 4 28 प्लस 4 32, और 32 के साथ जो है आपके 32 आपके पास यहाँ से प्रोड्यूस हो गए, और 32 के पास के अलावा जो है 4 ATP आपके वहाँ पे प्रोड्यूस हुए थे, जो है क्या उसे कहते हैं ग्लाइकोलिसिस में भी प्रोड्यूस हुए थे, ठीक है, लेकिन उनमें से 2 कंज्यूम हो गए थे। तो टोटल बजट अगर आप इसको बनाएं तो वो बनेगा 36 ATP का। टोटल अगर सारे मिला लें कि टोटल ATP प्रोड्यूस कितने हुए, इग्नोरिंग दैट कि कितने कंज्यूम हुए हैं, तो वो 38 है, और 2 ATP क्योंकि कंज्यूम होते हैं ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, तो हम कहेंगे कि टोटल बजट जो है वो 36 का है। तो अगर इसकी समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर यही हमारा लेक्चर था आज का। और एक इसका स्टेप रह गया जो कि है एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो उसके बारे में मैं फिर आपको इंशाल्लाह कल बता दूंगी, कल के लेक्चर में। तो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज फिर कुछ क्लैरिटी आपको जब ये इसका लास्ट लेक्चर पढ़ेंगे ना, जिनमें इसको मैं कंपेयर करूँगी एरोबिक रेस्पिरेशन को एनारोबिक के साथ, तो कल का लेक्चर भी मिस मत कीजिएगा, लाजमी लीजिएगा, तो उससे फिर आपकी फर्दर और क्लैरिटी कॉन्सेप्ट की आ जाएगी। जी बेटा। जी कुछ पूछना है? कुछ पूछना है बेटा या हम एंड कर दें? नो मैम समझ आती है। इसको दोबारा पढ़िएगा, दोबारा मैं अपनी रिकॉर्डिंग भी आपको दे दूंगी, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मेरा डेफिनेटली डिफरेंट होगा स्टाइल फ्रॉम द सर, और यही रीज़न है कि मैंने आपको कहा भी था कि रेस्पिरेशन में आपको खुद अच्छे से पढ़ाऊंगी, और इससे बिल्कुल भी ऐसा मत समझिएगा कि मैंने कोई चीज़ मिस की है। जो मैंने बताई हैं बातें लिखे हुए से ज़्यादा ही होंगी, कम नहीं होंगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये आपको मज़ीद मदद देंगी, जब आप दोबारा इसको सुनोगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी होगी, ठीक है। तो मैं फिर इसकी बेटा रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ, और लेक्चर भी हमारा आज का इतना ही है, मेरा ख्याल काफ़ी